हेलो एस्पायरेंट्स। आज अपन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ वाला चैप्टर पढ़ेंगे जो अपने आईएएस के सिलेबस में भी है, आरएस के सिलेबस में भी है और भी बाकी सब एग्जामों में है। तो इसको पढ़ने के लिए अपन सबसे पहले पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो आप ये बताइए कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, उसमें आप ये तो जानती ही हो कि जो रेडियस होती है अर्थ की वो 6371 किलोमीटर होती है। तो इसके सेंटर तक पहुंचना मुश्किल होता है। तो अपन कैसे पता लगाएंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर में है क्या। और एक्चुअल में देखा जाए तो अर्थ इनविजिबल, अर्थ का जो सेंटर है या इंटीरियर है वो इनविजिबल और इनएक्सेसिबल होता है। जब इनविजिबल और इनएक्सेसिबल होता है, हाउ डू यू नो कि अर्थ के अंदर क्या है। तो इसकी जानकारी हमें किसी दूसरे सोर्स से मिलती है और वो सोर्स क्या क्या है वो आज देखते हैं अपन। तो वो सोर्स डिवाइड करे गए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो एक तो होता है डायरेक्ट सोर्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट सोर्स, ठीक है। डायरेक्ट सोर्स में देखा जाए तो तीन चीज़ें होती हैं, जैसे या तो आप ड्रिल करो अर्थ के सेंटर तक पहुंचने के लिए, या फिर आप माइनिंग करो, ठीक है, और या फिर जो लावा बाहर आ रहा है उससे आप पता लगाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, इनसे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लिमिटेड मिलती है। लिमिटेड कैसे मिलती है, क्योंकि रीज़न ये है आप ड्रिल करोगे या माइनिंग करोगे, ये दोनों ही चीज़ें, ड्रिल और माइनिंग आप एक कुछ किलोमीटर तक कर सकते हो, उस डेप्थ से आगे आप नहीं कर सकते। रीज़न क्या होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप इंटीरियर में जाते हो वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो वो मेल्ट हो जाएगा, तो आप उससे ज़्यादा खोद ही नहीं पाओगे। तो इस वजह से आप यहाँ पता नहीं लगा सकते। दूसरा लावा है, उसका बेसिस देखें तो लावा आपको ये तो पता है कि लावा आ रहा है और उसमें मटेरियल क्या क्या है, लेकिन लावा की जो डेप्थ होती है कि वो कहाँ से किस डेप्थ से आ रहा है यह आपको उसमें पता नहीं लगती। इसलिए ये दोनों ही आप कर सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड कैपेसिटी है इनकी इन्फॉर्मेशन देने की, जो आप उसके आगे इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। अब अपन चलते हैं इनडायरेक्ट सोर्स में। अब इनडायरेक्ट सोर्स में भी क्या है, दो चीज़ें आती हैं। इनडायरेक्ट सोर्स में दो चीज़ें आएंगी, क्या क्या, एक तो आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल मेथड होते हैं एक तो, दूसरा होता है आपका नेचुरल मेथड, ठीक है। आर्टिफिशियल में देखेंगे अपन, देखते हैं तो तीन चीज़ें आती हैं। पहला देख लो प्रेशर, दूसरा टेम्परेचर एंड तीसरा डेंसिटी। तो हम इन तीन चीज़ों को स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो टेम्परेचर है, ठीक है, तो टेम्परेचर के बारे में क्या लिखोगे इसमें कि टेम्परेचर जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है वैसे वैसे अर्थ का इंटीरियर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि लगभग 32 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो अगर अपन इस एवरेज से देखते हैं तो अर्थ के इंटीरियर में अपने को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा टेम्परेचर मिलना चाहिए। ये एक अजम्पशन है इस बेसिस पे, अगर इतना टेम्परेचर होगा तो अर्थ के जो इंटीरियर है वो पूरा मोल्टन अवस्था में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, पूरा तो मोल्टन नहीं होता। तो ऐसा क्यों, ये क्या रीज़न है कि वो मोल्टन नहीं होता, ठीक है। तो इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न होगा, जैसे मान लो इंटीरियर में जाने से प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, प्रेशर बढ़ने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बन जाता है और रॉक्स का मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ता है, तो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से वो और हायर टेम्परेचर पे मेल्ट होंगी, लोअर टेम्परेचर मेल्ट नहीं होगी, इसलिए पूरा मोल्टेड नहीं मिलता अपने को, मोल्टन चीज़ें नहीं मिलती। दूसरा रीज़न होता है इसका कि जो रेट ऑफ चेंज इन
टेम्परेचर जो अपन ने बताया था कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 32 मीटर पे, लगभग 32 मीटर पे होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज, वो यूनिफॉर्म नहीं होता। ठीक है, वो यूनिफॉर्म नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि लगभग डिक्रीज ही होता है ये हमेशा। इसकी वजह से वहाँ जाके जितना अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना टेम्परेचर वहाँ पे नहीं होता। तो टेम्परेचर का ये हो गया। उसके बाद इसमें अपन देखें प्रेशर। ठीक है, मैं यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं आपको यहाँ बना रहा हूँ उसको। ठीक है, तो ये है प्रेशर। प्रेशर में क्या होता है कि जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और इस प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है, तो इफेक्ट इसका पहला तो ये होता है कि मेल्टिंग पॉइंट बन जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसकी वजह से रॉक्स हाई टेम्परेचर पे अब मेल्ट होंगी। दूसरा क्या होता है, डेंसिटी में इंक्रीज होता है, इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से, इन दोनों रीजन की वजह से जो अपना इनर कोर है वो सॉलिड होता है। तो इनर कोर सॉलिड किस वजह से होता है, ये आपको पता लगा कि एक तो प्रेशर बढ़ने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और डेंसिटी इंक्रीज होती है, इसकी वजह से ही सॉलिड होता है। तो प्रेशर का इफेक्ट अपन ने देखा। उसके बाद थर्ड में लिखता हूँ यहाँ पे डेंसिटी का, ये अपन मैं डेंसिटी का थोड़ा और इधर ले लेता हूँ। ये डेंसिटी का इफेक्ट देखते हैं अपन। ठीक है, डेंसिटी तो जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है वो ये कहता है कि जो अर्थ की एवरेज डेंसिटी है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। लेकिन जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है वैसे वैसे डेंसिटी भी इंक्रीज होती रहती है। और अपन ये देखते हैं कि इंटीरियर तक, कोर तक जाते जाते डेंसिटी 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है लगभग। तो ये क्यों होता है ऐसा, इसका रीज़न दिया गया है। पहले तो अपने को पता है कि प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, और वही बात कि प्रेशर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। और दूसरा रीज़न इसका है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ में हैवी एलिमेंट्स हैं, और हैवी एलिमेंट्स जैसे निकल और फेरस जैसे एलिमेंट है उनकी वजह से डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो हैवी एलिमेंट्स की डेंसिटी वैसे ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये अपने आर्टिफिशियल इनडायरेक्ट सोर्सेज हो गए। अब उसके बाद अपन नेचुरल सोर्स में देखें तो नेचुरल सोर्सेज में देखते हैं 3 चीज़ें होती हैं। एक तो मीटेराइट्स होते हैं। ठीक है, दूसरा वोल्केनिक एक्टिविटीज़, और तीसरा सीस्मोलॉजी जो कि भूकंप होता है। ये 3 सोर्सेज होते हैं। तो इसको 1 बाय 1 देखते हैं। मीटेरॉइड्स हैं, उससे क्या पता लगता है अपने को, मीटेरॉइड्स से क्या पता लगता है कि जैसे पृथ्वी पे मीटेरॉइड्स आते हैं उनको, उनकी स्टडी करने के बाद हमें पता लगा उनकी स्ट्रक्चर से कि उसमें निकल और फेरस ये पाया जाता है। जब निकल और फेरस पाया जाता है और ये माना जाता है कि मीटेरॉइड्स हैं, वो मीटेरॉइड्स एंड अर्थ दोनों ही सोलर सिस्टम के पार्ट हैं। तो पॉसिबली अर्थ के इंटीरियर में भी निकल और फेरस पाया जाना चाहिए, और ये पाया भी जाता है। इसका एविडेंस हमें मिलता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि निकल और फेरस की वजह से ही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। फिर दूसरा पॉइंट लेते हैं अपन, वोल्केनिक एक्टिविटी। अब अपने को वोल्केनिक एक्टिविटी से क्या पता लगता है, वोल्केनिक एक्टिविटी से ये लगा कि जो मैग्मा है वो बनता है अंदर डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से। और वो प्रेजेंस ऑफ मैग्मा ये इंडिकेट करता है कि अर्थ के इंटीरियर में
एक लेयर बनी है जिसको एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो एस्थेनोस्फीयर की एक लेयर होती है, तो ये अपने को पता लगता है वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, तीसरा अपन इसमें लेते हैं सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी क्या होता है? भूकंप विज्ञान, जो आपको पता ही है। और भूकंप विज्ञान से क्या पता लगा? तो इसमें अपन सेस्मिक वेव की स्टडी करते हैं, और सेस्मिक वेव की स्टडी करने से ये पता लगा कि उनकी पाथ एंड वेलोसिटी में चेंजेस थे। तो ये पाथ और वेलोसिटी में चेंजेस कैसे कैसे हुए, वो अपन देखते हैं कि इससे क्या रिजल्ट निकला। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो रिजल्ट निकला वो था कि जो इसकी सेस्मिक वेव हैं उनकी कर्व्ड पाथ था। कर्व्ड पाथ मतलब ये टेढ़ा था, जैसे यहाँ से ये आती हैं सेस्मिक वेव और ये कोर में ऐसे करके ये ऐसे घूम जाती हैं, तो एक कर्व्ड पाथ बनता है। ये शो करता है कि डेंसिटी में वेरिएशन है, वेरिएशन इन डेंसिटी। तो ये कर्व्ड पाथ ये शो करता है कि अर्थ की डेंसिटी चेंज हो रही है। दूसरा इसका रिजल्ट होता है जैसे शैडो जोन। ठीक है, तो शैडो जोन होता है वो एस वेव का और पी वेव का दोनों अलग अलग होते हैं। एस वेव का शैडो जोन होता है वो ऐसे आके ये जो आउटर कोर है इस पर लिक्विड होता है, तो ये 103 डिग्री तक शैडो जोन होता है। एस वेव्स हैं वो केवल सॉलिड में चलती हैं, ओनली सॉलिड में, तो इसको जो आउटर कोर है जो लिक्विड होता है वो उसको रोक लेता है, इसलिए इसका शैडो जोन 103 के बाद होता है। ऐसे ही पी वेव्स हैं वो सारे मीडियम्स में चलती हैं, पी वेव सारे मीडियम में चलती हैं, केवल डिफ्लेक्शन की वजह से इनका शैडो जोन 103 से 147 डिग्री के बीच में होता है, क्योंकि ये लिक्विड में आके थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ये डिफ्लेक्ट होती हैं तो ये पी वेव हैं, ये पी वेव का जो शैडो जोन है वो 103 से 147 डिग्री के बीच में होता है, और ये डिफ्लेक्ट होती है क्योंकि लिक्विड की वजह से, और ये आगे एस वेव आगे मूव नहीं कर पाती क्योंकि लिक्विड है। तो इस चीज़ से अपने को क्या पता लगा, इस चीज़ से फाइनल देखेंगे तो इससे पता लगता है कि जो आउटर कोर है अर्थ का, आउटर कोर जो अर्थ का आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो ये अपने को उससे पता लगता है। तीसरा इसका रिजल्ट है पी एंड एस वेव्स हैं, इनकी वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, और ये 3 जगह पे होती है ऐसी। तो इनकी वेलोसिटी क्यों चेंज हुई? क्योंकि अर्थ के इंटीरियर की डेंसिटी चेंज हुई, और इस डेंसिटी के हिसाब से फिर अपन ने अर्थ को 3 लेयर्स में डिवाइड कर दिया, और ये है इसकी 3 लेयर, एक तो क्रस्ट, दूसरा मेंटल एंड तीसरा कोर। तो डेंसिटी के बेसिस पे 3 लेयर में डिवाइडेड है क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये पी एंड एस वेव से पता लगा अपने को कि यहाँ 3 जगह इनकी वेलोसिटी चेंज होती है और ये अलग अलग लेयर्स हैं, इसलिए अपने को सिस्मोलॉजी से बहुत कुछ पता लगता है। तो अब अपन इसका एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। इंटीरियर ऑफ अर्थ है वो इनविजिबल होता है और इनएक्सेसिबल होता है, इसलिए अपन कोई भी जानकारी लेने के लिए हमें कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट सोर्स का सहारा लेना पड़ता है। डायरेक्ट सोर्स में अपन ड्रिलिंग, माइनिंग और लावा से पता लगा सकते हैं, लेकिन ये लिमिटेड होते हैं क्योंकि ड्रिल करना और माइनिंग करना एक कुछ किलोमीटर तक कर सकते हैं आप, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो मेल्ट हो जाएगा, खोदने वाला। और ऐसे ही लावा है उसकी डेप्थ का आपको पता नहीं लगता। उसके बाद इनडायरेक्ट सोर्स में आते हैं अपन, तो उसमें आर्टिफिशियल और नेचुरल होते हैं। आर्टिफिशियल में 3 तरह के होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी। तो इसमें सबसे पहले अपन प्रेशर पढ़ते हैं। तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है और डेंसिटी भी इंक्रीज होती है।
इसकी वजह से अपने को क्या पता लगता है कि इनर कोर है वो सॉलिड है। इन दोनों के इफेक्ट की वजह से इनर कोर सॉलिड हो जाती है, तो ये पता लगता है। दूसरा टेम्परेचर की बात करते हैं, तो जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होता है लगभग 32 मीटर नीचे डेप्थ पे जाने पे। तो इस हिसाब से अगर अनुमान लगाते हैं अपन, तो 2000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए, और इसकी वजह से जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है वो मोल्टन स्टेट में होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है रॉक्स का, और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो अब वो रॉक हायर टेम्परेचर पे मेल्ट होंगी। दूसरा है जो रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर है, जो अपन बता रहे थे कि 32 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज होता है, वो यूनिफॉर्म नहीं होता, नीचे जाने पे वो डिक्रीज होता रहता है। इसलिए जो अर्थ का इंटीरियर है वो मोल्टन स्टेट में नहीं होता। तीसरी बात करते हैं अपन डेंसिटी की। तो न्यूटन के लॉ के हिसाब से अगर एवरेज डेंसिटी निकालते हैं अर्थ की, तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आती है, और जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी होती है कोर की। ठीक है, ऐसा क्यों? तो इसको प्रूव करने के लिए अपन देखते हैं कि जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है तो डेंसिटी भी इंक्रीज होती है, ये आपको पता है ही। दूसरी बात, जो इंटीरियर है उसमें हैवी मेटल्स हैं, तो ऑब्वियसली हैवी मेटल तो डेंस होते ही होते हैं। तो इन दोनों रीजन की वजह से अर्थ का इंटीरियर है उसमें डेंसिटी हाई होती है। फिर तीसरा अपन इनडायरेक्ट सोर्स में अपन देखते हैं, थर्ड नंबर में नेचुरल सोर्स। ठीक है, नेचुरल सोर्स में 3 तरह के सोर्स होते हैं। जैसे एक तो मीटेरॉइड। मीटेरॉइड क्या होता है? जो सोलर सिस्टम से कोई भी ऑब्जेक्ट आता है अपने पास, जैसे उल्कापिंड आते हैं, तो उसमें अपन देखते हैं कि निकल और फेरस एलिमेंट मिले हैं। अर्थ एंड मीटेरॉइड दोनों ही सोलर सिस्टम के पार्ट हैं, तो श्योर सी बात है अगर इसमें निकल और फेरस मिल रहा है तो अर्थ में भी निकल और फेरस मिलेगा। और निकल और फेरस है, इसका एविडेंस अपने को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से पता लगता है। अब दूसरा है कि वल्कनिक एक्टिविटी। तो जो वल्कनिक एक्टिविटी से अपने को ये पता लगता है कि जो मैग्मा होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डीके की वजह से मैग्मा बनता है, और वो मैग्मा कहाँ बनता है? एस्टेनोस्फीयर में। तो अपने को एक एस्टेनोस्फीयर लेयर है अर्थ के नीचे, इसका भी पता लगता है। तीसरा जो सोर्स है सिस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान होती है। इसमें सेस्मिक वेव्स का अध्ययन किया जाता है, और ये इनके पाथ और वेलोसिटी से अपने पास 3 रिजल्ट आते हैं। पहला इनका कर्व्ड पाथ होता है। कर्व्ड पाथ ये शो करता है कि डेंसिटी में वेरिएशन है, इसकी वजह से वो मुड़ जाती हैं। दूसरा शेडो जोन होता है इसका, उससे अपने को ये पता लगता है कि आउटर कोर इसका लिक्विड है। और तीसरा पी और एस वेव, पी एंड एस, इन दोनों की वेलोसिटी चेंज होती है 3 प्लेसेस पे। तो जो डेंसिटी का स्ट्रेटिफिकेशन है उसके बेसिस पे 3 लेयर अर्थ की हैं, जो है क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये इंटीरियर ऑफ अर्थ के सोर्सेज हो गए। अब स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, उसको स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को स्टडी करने के लिए अपन ने अलग अलग क्लासिफिकेशन काम में लिए। जैसे सबसे पहले अपन ने सीस्मोलॉजी और डेंसिटी के बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन बताया, अर्थ का स्ट्रक्चर बताया। ऐसे ही दूसरा एक साइंटिस्ट हुए थे स्विस, तो स्विस ने क्लासिफिकेशन दिया स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का। और तीसरा था वांडर ग्रेक्ट ने एक स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन दिया। तो वो तीनों अपन अब पढ़ते हैं। सबसे पहले सिस्मोलॉजी में अपन सिस्मोलॉजी और डेंसिटी के बेसिस पे अर्थ को कैसे बांटा गया। तो अभी अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि इसको 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है सीधा सीधा। एक तो क्रस्ट, एक मेंटल और एक कोर, 3 में किया गया। दूसरा, इसमें जो मेंटल है उसके अपर पार्ट में
एक एस्थेनोस्फीयर की एक लेयर है, एक लेयर है जो एस्थेनोस्फीयर है, ठीक है। और ये जो लेयर है वो है जो क्रस्ट अपनी है 35 किलोमीटर तक, मेंटल है 2900 किलोमीटर तक, और अर्थ का सेंटर आपको सबको पता है 6371 किलोमीटर तक। और इसकी जो क्रस्ट की एवरेज डेंसिटी देखते हैं तो वो है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेंटल की एवरेज डेंसिटी देखेंगे तो 4.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और कोर की देखेंगे तो 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। और ओवरऑल अर्थ की देखते हैं अपन डेंसिटी, तो ओवरऑल है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बस ये छोटा सा क्लासिफिकेशन है डेंसिटी के बेसिस पे या सिस्मोलॉजी के बेसिस पे। तो अपन इतना भी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी अपने को और ज़्यादा इसमें लिखना हो तो मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। ये अपन ने तीनों लेयर बना ली, ये क्रस्ट है, ये मेंटल, ये कोर, ये तीनों लेयर है। अब इसमें थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं, इसमें बीच में एक एक लेयर और बनाते हैं, और इनको ये अपर क्रस्ट, ये लोअर क्रस्ट, ये अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल, ये आउटर कोर, ये इनर कोर, ये अलग अलग लेयर में डिवाइड करते हैं। अब अपने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि जो अपर मेंटल है उसके ऊपर वाले पार्ट में एस्थेनोस्फीयर की एक लेयर होती है, तो ये अपन ने एस्थेनोस्फीयर बना दिया। और इतना तो अपन ने पढ़ ही रखा है कि इसकी तो 35 किलोमीटर है डेप्थ, इसकी डेप्थ 2900 किलोमीटर है, और ये 6371 किलोमीटर, ठीक। अब इन्होंने एक अलग से जो बीच में क्लासिफिकेशन दिया था उसमें अपर और लोअर को डिफरेंशिएट करने के लिए ये जो बीच का दिया है इसने 25 किलोमीटर दिया है, फिर ये 700 किलोमीटर पे दोनों के बीच में लेयर बनाई है, और ये 5150 किलोमीटर पे बनाई है। अब इनका डेंसिटी का स्ट्रेटिफिकेशन इन्हें वही दिया है सेम टू सेम, जैसे 2.7 ग्राम 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद ये मेंटल का वो सेम टू सेम, वैसे कोर का 10 और 13 इन्होंने ऐसे करके दिया है। इसका एवरेज 4.7। अब डेंसिटी के हिसाब से अपने को देखना है, तो डेंसिटी के हिसाब से देखना है तो इन्होंने क्या है डिसकंटिन्यूटीज दी है। ये डिसकंटिन्यूटीज क्या होती है? डिसकंटिन्यूटी होती है कि जब अपन डेंसिटी जब इस लेयर से इस लेयर में जा रहे हैं तो यहाँ पे डेंसिटी चेंज हो रही है, और डेंसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है, यहाँ पे भी चेंज हो रही है, यहाँ पे भी चेंज हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है। तो 5 जगह डेंसिटी चेंज हो रही है। तो अब जब डेंसिटी के बेसिस पे ये स्ट्रेटिफिकेशन है तो 5 जगह डेंसिटी चेंज हो रही है, तो ये प्लेस है जहाँ पे डेंसिटी चेंज होती है उसको एक नाम दिया गया है, और वो नाम है, जैसे यहाँ पे डेंसिटी चेंज होती है उसको लिखा गया है कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। यहाँ इसको लिखा गया है मोहरोविसिक। अब जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में है उसको लिखा गया है रैपिडी, ये रैपिडी डिसकंटिन्यूटी होती है। फिर लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में है वो गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो ये 5 डिसकंटिन्यूटीज इसमें पढ़ते हैं। अब अपने को आरएस में आईएएस के अगर मेंस में लिखना है तो अपन
कैसे कैसे लिख सकते हैं। पहला अपन लेंगे क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट का अपन ने स्ट्रक्चर बनाया था ये वाला, इसमें अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, ठीक है। ये जो बीच में अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में था 25 किलोमीटर का, और ये टोटल 35 किलोमीटर तक था। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इसकी डेंसिटी 2.7 थी और ये 3 ग्राम, ये डेंसिटी है। अपर क्रस्ट कॉन्टिनेंट बनाता है, लोअर क्रस्ट ओशियन बेड्स बनाता है। तीसरी बात इसमें लिखेंगे कंटिनेंट होते हैं वो ग्रेनाइट्स रॉक का होता है, इसमें बासाल्ट रॉक होती है। चौथी बात, इन दोनों के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है वो कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी है। तो अब अगर क्रस्ट के बारे में पूछे तो ये 4 चीज़ें लिखनी है आपको, और इसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट है। तो आप ये लिख सकते हो कि इसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और ये लोएस्ट डेंसिटी लेयर है, ये लिख सकते हो। दूसरा, अपन मेंटल के बारे में लिखना हो अपने को, तो मेंटल के बारे में क्या लिखेंगे। मेंटल कैसे बनाया था, ये अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल, और अपर मेंटल ने अपन ने एस्देनोस्फीयर बनाया था। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल इन दोनों के बीच में अपन ने लिखा था 700 किलोमीटर, ठीक है। और ये 2900 किलोमीटर तक जा रहा है, और ऊपर ये था 35 किलोमीटर तक, ठीक है। तो अब सबसे पहले इस लेयर को लिखने के लिए तो इसके कुछ पॉइंट लिख सकते हैं अपन मेंटल में। पहला तो लिख सकते हैं कि इसकी डेंसिटी है, एवरेज डेंसिटी, वो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। दूसरी बात लिख सकते हैं कि ये पेरिडोटाइट रॉक से बनी है, पेरिडोटाइट रॉक से बनी है। और जो अपर मेंटल है उसमें एस्देनोस्फीयर होता है, और ये 100 से 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होता है, 100 से 200 किलोमीटर डेप्थ पे। चौथी बात इसमें अपन लिख सकते हैं कि ये जो पार्ट है मेंटल वाला, ये अर्थ का मोस्ट ऑफ द मास एंड वॉल्यूम को कंस्टिट्यूट करता है। मतलब सबसे ज़्यादा मास और वॉल्यूम अर्थ का ये मेंटल ही कंज्यूम करके रखता है, इसी में सबसे ज़्यादा मास एंड वॉल्यूम है अर्थ का। और अगर आप लिखना चाहो तो पांचवी चीज़ ये भी लिख सकते हो, अपर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में जो लेयर है, जो डिसकंटिन्यूटी है, वो है मोहरोविसिक, और अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल इनके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है वो है रेपिटी। तो ये अपन उसमें मेंटल में लिखेंगे। तीसरा है कोर। तो कोर के बारे में क्या क्या बात है, अपने डायग्राम ये बनाया था कोर का। ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। ये 2900 किलोमीटर तक है, ये 6371 किलोमीटर तक है, और ये बीच में अपन ने बनाया था 5150 किलोमीटर। तो इस लेयर के बारे में क्या क्या बात है, तो एक तो ये लेयर की जो डेप्थ है वो 2900 से लेके 6371 किलोमीटर तक है। दूसरी, ये मैक्सिमम डेंसिटी वाली लेयर है। तीसरी, मेंटल से कोर में जाते जाते नीचे अर्थ के इंटीरियर में जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस टेम्परेचर की वजह से ये जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में होता है, और लिक्विड स्टेट में होने की वजह से ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं।
जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और इसी की वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये आउटर कोर लिक्विड होने की वजह से हमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाता है। इसी तरीके से जो इनर कोर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर भी ज़्यादा होता है यहाँ पे, इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और इस वजह से ये लेयर सॉलिड लेयर होती है। ठीक है, इसके अलावा आप डिसकंटिन्यूटी वाली बात लिख सकते हो जो अपन ने ऊपर सेम लिखी कि ये जो लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में डिसकंटिन्यूटी होती है वो गुटनबर्ग होती है और आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है वो है अपनी लेहमैन। ठीक है, तो अपन ने ये सब फर्स्ट क्लासिफिकेशन देख लिया। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में एक बार रिवाइज करते हैं तो क्या देखें, सिस्मोलॉजी और डेंसिटी के बेसिस पे अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, उसकी डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी अपन यहाँ लिखी है। उसके अलावा जब भी चेंजेज आते हैं डेंसिटी में तो वहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी बनती है और इन डिसकंटिन्यूटी को 5 डिसकंटिन्यूटी में डिवाइड किया गया है अलग अलग जगह, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। तो ये कंटिन्यूसली है कॉनक्रोड, मोहरोविसिक, रेपिटी, गुटनबर्ग और लेमैन। उसके बाद अपने को क्या क्या लिखना है, क्रस्ट में अपन ने लिख ही लिया, ये 4 पॉइंट लिखने हैं। उसके अलावा आपके पास जगह बचे तो ये 2 पॉइंट और लिख सकते हो। मेंटल में अपने को ये 5 पॉइंट लिखने हैं, ये 4 पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं, 5वां पॉइंट ठीक है जगह बचे तो लिख दो वरना डायग्राम में आपने बना ही दिया। और कोर के बारे में पूछा हो तो आप ये 4 पॉइंट तो लिखो ही लिखोगे, ये जगह तो बनाओ वरना डायग्राम में आपने बना दिया। ठीक है, तो ये अपना पहला क्लासिफिकेशन हो गया सिस्मोलॉजी के बेसिस पे। अब अपन स्विस का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो स्विस का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये बहुत ही इजी है और इसको आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। सीधा सीधा इसने बोला है कि ये सियाल लेयर होती है, ये सीमा लेयर होती है और ये नीफे होती है। ये 3 चीज़ बोली है इसने, सियाल, सीमा और नीफे। और जो इनकी एवरेज डेंसिटी है वो 2.9, वही सेम 4.7 और 11 ये डेंसिटी होती है। बस इसने थोड़ा सा ये चेंज किया है कि यहाँ 50 से लेके 300 किलोमीटर तक सियाल होती है, 1000 से 2000 किलोमीटर तक सीमा होती है और नीफे वही 6371 किलोमीटर तक। तो अब इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, वही तीनों लेयर के बारे में वही बात करनी है। पहली बात, 3 लेयर हैं। पहली लेयर सियाल की लेयर है, सियाल में 50 से लेके 300 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ होती है। इसमें सिलिका एंड एल्यूमिनियम का डोमिनेंस है और इसकी डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। दूसरा सीमा लेयर है, सीमा लेयर में इसकी डेप्थ 50 से 300 किलोमीटर से लेके 1000 से 2000 किलोमीटर तक है और इसमें जो डोमिनेंट एलिमेंट है वो है सिलिका एंड मैग्नीशियम। इसकी डेंसिटी है 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही तीसरी लेयर होगी नीफे। नीफे में वही बात लिखनी है, 1000 से 2000 से लेके 6371 किलोमीटर तक की इसकी डेप्थ है। इसमें जो डोमिनेंट एलिमेंट है वो निकल एंड फेरस है और इसकी डेंसिटी है, एवरेज डेंसिटी वो है 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये अपना स्विस का क्लासिफिकेशन था और बहुत ही छोटा और इजी है जो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है थोड़ा सा लेंदी और बड़ा है, तो इसको
शॉर्ट कर सकते हैं अपन, इसलिए मैंने इसको पहले से ही लिखा हुआ है ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और जल्दी से हो भी जाए। तो वांडरग्रेट्स है, वांडरग्रेट ने ये क्लासिफिकेशन दिया कि अर्थ के इंटीरियर को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आउटर सिलिका क्रस्ट, दूसरी लेयर है इनर सिलिकेट एंड मेंटल लेयर, तीसरी लेयर है जोन ऑफ मिक्स्ड मेटल एंड सिलिकेट, और फोर्थ है मेटेलिक कोर। तो जो आउटर सिलिका क्रस्ट है वो उन्होंने बताया कि 60 किलोमीटर तक है, और जो इनर सिलिकेट एंड मेंटल लेयर है वो उन्होंने कहा कि 1200 किलोमीटर तक है, और जो जोन ऑफ मिक्स मेटल एंड सिलिकेट लेयर है वो है 2900 किलोमीटर तक, और नीचे तो ये है ही अपना 6371 किलोमीटर तक। अब इन्होंने क्या किया, डेंसिटी थोड़ी सी अलग बताई है जो आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो सकती है। 2.75 से लेके 3.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी इन्होंने बताई है 3.1 से लेके 4.75 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी डेंसिटी इन्होंने बताई है 4.75 टू 7.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी डेंसिटी वही 11 बताई है। तो यहाँ तो बराबर है, लेकिन ऊपर इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, तो अपने को याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि आउटर सिलिका एंड क्रस्ट वाली लेयर है उसमें आपका सियाल जो वो है सिलिका, एल्यूमिनियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इनका डोमिनेंस है। इनर सिलिकेट एंड मेंटल लेयर में सिलिका, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का डोमिनेंस है। जोन ऑफ मिक्स मेटल एंड सिलिकेट लेयर, इसमें सिलिका, मैग्नीशियम, निकल और फेरस का डोमिनेंस है। और जो कोर है मेटालिक कोर, इसमें निकल और फेरस है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, ये तो सियाल हो गया, ये सीमा हो गया, और ये निफे हो गया। अब सियाल ऊपर वाली लेयर है, उसके साथ सोडियम और पोटेशियम है। फिर जो सेकंड वाली लेयर है उसमें सीमा है, उसके साथ कैल्शियम आपको याद रखना पड़ेगा, और नीचे निफे होता है। ये दोनों के कुछ कुछ पार्ट, इसका सीमा ले लिया और इसके निफे ले लिया। ये वाला जोन ऑफ मिक्स्ड मेटल एंड सिलिकेट वाली लेयर है। तो अब ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है, आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हो। पहला अपन आउटर सिलिका क्रस्ट के बारे में लिखेंगे, तो इसके बारे में अपन ये लिख सकते हैं कि कॉन्टिनेंट पे ये क्रस्ट 60 किलोमीटर मोटी होती है, अटलांटिक ओशन के नीचे ये 20 किलोमीटर मोटी है, और पैसिफिक ओशन के नीचे ये 10 किलोमीटर मोटी है। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे इसमें। दूसरा वही सब बातें कि मेजर एलिमेंट है इसमें सियाल, सिलिका, एल्यूमिनियम, सोडियम एंड पोटेशियम, और तीसरी बात इसकी डेंसिटी 2.75 से 3.1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। दूसरी लेयर है इसकी, अपने लिखी इनर सिलिकेट एंड मेंटल लेयर। अब सारी सेम बातें, उसमें भी यही सब चीज़ें लिखनी है कि इसकी जो डेंसिटी है वो 3.1 से 4.75 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, और इसके जो डोमिनेंट एलिमेंट है वह है सिलिका, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बस यही दो बातें हैं इस लेयर में। और तीसरी लेयर के बारे में लिखना चाहो आप, तो जोन ऑफ मिक्स्ड मेटल एंड सिलिकेट। तो इसमें अपन वही पहली बात तो लिख सकते हैं कि इसकी डेंसिटी है वो 4.75 टू 7.8 वही ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। और दूसरा इसमें सिलिकन, मैग्नीशियम, निकल और फेरस का डोमिनेंस है। ऐसे ही सेम टू सेम फोर्थ
लेयर है मेटालिक कोर। इसमें भी वही सब बातें जो अपन ने ऊपर पढ़ ली है कि इसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो 11 है और दूसरा इसमें जो डोमिनेंट एलिमेंट है वो निकल और फेरस है। तो इस तरह से आपके सारी क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुए। तो अब इसका एक बार अपन रिवीजन करते हैं। तो ये देखेंगे कि जैसे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है उसका क्लासिफिकेशन सिस्मोलॉजी के बेसिस पे, स्विस का क्लासिफिकेशन और वांडर ग्राट का क्लासिफिकेशन। सिस्मोलॉजी और डेंसिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन इसका 3 लेयर्स में होता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ऐसे ही स्विस का क्लासिफिकेशन भी 3 लेयर में है, वो एलिमेंट के बेसिस पे, सियाल, सीमा और नीफे। तो ये एलिमेंट के बेसिस पे है, एलिमेंट एंड केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। ये थोड़ा सा याद रखेंगे इसमें, ठीक है। और तीसरा जो वांडरग्रेट्स का क्लासिफिकेशन है वो आउटर सिलिका क्रस्ट, इनर सिलिकेट एंड मेंटल लेयर, जोन ऑफ मिक्स्ड मेटल एंड सिलिकेट एंड मेटालिक लेयर। ये 4 लेयर्स में है और इसके किलोमीटर्स इधर लिखे हुए हैं और डेंसिटी भी लिखी हुई है। और इसमें जो एलिमेंट है वो अपन ने यहाँ पे लिख लिए, बाकी लिखना कैसे है मैंने इसको आपको बता दिया है। तो यहीं पे ये चैप्टर इंटीरियर ऑफ अर्थ ख़त्म होता है। और बाकी जैसे अर्थक्विक पे वीडियो जिसमें शैडो जोन वगैरह ये टर्म्स आई है मैं भी बनाने वाला हूँ, तो अर्थक्विक का वीडियो और देख लेना आगे। जल्दी अपन अर्थक्विक का वीडियो भी लेके आएंगे ऐसे ही, जो आपको आरएस में लिखने के लिए बहुत काम आने वाला है, साथ में आईएएस के लिए भी बहुत काम की चीज़ है ये। तो आप देखते रहिए, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।